ये फर्स्ट पार्ट आपने मैं आशा करता हूँ कि आप देख लिए होंगे इसका। फर्स्ट पार्ट में हमने इंडेक्स और सारा कुछ बाकी के 2 जो पहले के आर्टिकल्स थे उसने हमने डिस्कस कर लिए। इस वाले में हम लोग 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे बेसिकली। और वो 3 आर्टिकल्स जो हैं कि पहला तो आपका वो डिजिटलाइज़ेशन ऑफ पोर्ट्स का है, फिर उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम को डिजिटलाइज़ कर दिए हैं तो उसमें किस प्रकार से भारत सरकार छोटा-छोटा आर्टिकल्स है। भारत सरकार जो है लैपटॉप्स और ये सारा कुछ देने का प्लानिंग कर रहा है, फाइनेंस कमीशन के साथ जो बातचीत चल रही है वो। और तीसरा जो टिकटॉक के ऊपर में है, वो भी बहुत छोटा-सा है कि हम लोग को क्यों डब्ल्यूटीओ का सोच करके और फिर से उसको 48 आवर्स का हम लोग लिमिटेशन दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट आर्टिकल देखने से पहले हम लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि पोर्ट को डिजिटलाइज़ करने का सबसे जितना भी हम लोग अपने कंट्री में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या फिर बिज़नेस को ईज़ करने के से रिलेटेड जो भी हम लोग करते हैं, लॉजिस्टिक को स्मूथिंग करने के लिए जो भी हम लोग कुछ करते हैं, सबका कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म यही होता है हमारा मकसद कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हमारा कंट्री में सही हो जाए। अभी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का 2020 रिपोर्ट जो आया था, 1 साल में 1 आता है, तो उसमें न्यूज़ीलैंड वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 था और सोमालिया जो कंट्री है, वो वर्ल्ड में 190th पोज़ीशन सबसे लास्ट पोज़ीशन में था। इंडिया 63rd पोज़ीशन में था और पिछले साल जैसे 2018 में 77th पोज़ीशन पे था, इस साल जो है वो 14th पोज़ीशन में था। सोमालिया कहाँ है? मैं दिखा देता आपको लेकिन वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे है, मैं चाहूँगा कि आप उसको देखो मैप में जा कर के। वो हम लोग कुछ दिन पहले भी अभी डिजुबाटी जो है उसको डिस्कस किए थे। क्यों डिस्कस किए थे? क्योंकि यूएनएससी में जब इंडिया वोटिंग में वहाँ पे कंटेस्ट किया था, तो अफ्रीका तरफ से डिजुबाटी जो है वो लड़ा था लेकिन वो हार गया था। तो उसके ही बाउंड्री से सटा हुआ सोमालिया है, हमने देखा था हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर बिल्कुल लाई करता है और ये जो कंट्री है इसमें थोड़ी-सी वो प्रॉब्लम थोड़ी अराजकता ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे वो सोमालिया के पायरेट्स काफ़ी ज़्यादा नोन है। जो पायरेट्स जो होते हैं ना जैसे आपने देखा होगा पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी तो वो शिप्स को लूट लेते हैं और वहाँ पे वो पैसे माँगते हैं, वो उसमें काम चलता है। ख़ैर हम लोग आते हैं वापस अपने एडिटोरियल पे। तो इंडिया जो है 63rd पोजीशन इस बार 2019 में पाया गया है और उससे पहले 2018 में आपका 77th पोजीशन था। तो इस बार बढ़ा है हमारा इतना पोजीशन, तो इस बार बढ़ा हमारे 4 पैरामीटर्स के ऊपर से। एक तो स्टार्टिंग ऑफ बिज़नेस इंडिया में थोड़ा-सा ईज़ी कर दिया गया। दूसरा डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स जो है वो काफ़ी ईज़ कर दिया। जैसे पहले जो है कि वेयरहाउस अगर बनाना होता था तो उसमें 5.7% जो है लिया जाता था मतलब कॉस्ट पड़ता था। जो टोटल वेयरहाउस का वैल्यू है उसका 5.7% कॉस्ट आता था वेयरहाउस बनाने में। इस बार अब जो है कि सिर्फ 4% कॉस्ट आता है सारा कुछ मिला करके। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स जो है वो हम लोग ईज़ी कर दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म के इंडल्जेंस से और उसके बाद रिज़ॉल्विंग इंसॉल्वेंसी जो इंसॉल्वेंसी वाला जो एक लॉ आया था जो फ़िलहाल अभी डाइल्यूटेड है, अभी सस्पेंडेड है कुछ दिन के लिए। वो भी हमने डिस्कस किया था 6 महीने के लिए अभी सस्पेंडेड है। तो वो लॉ लाने से जो है कि हमारा थोड़ा-सा पिछले साल के प्रति इस साल थोड़ा-सा हमारा रैंक बढ़ गया था। साउथ एशिया में बहरहाल हम अभी पूरे मतलब फर्स्ट पोजीशन में ही हैं और वो पहले 2014 में जो है वो साउथ एशिया में हम लोग 6th पोजीशन में थे। तो अभी फ़िलहाल जो हम लोग 2 ही सिटीज़ को उसमें अंदर कंसिडर कर रहे हैं, पहला है दिल्ली और दूसरा है मुंबई। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक जो है कोलकाता और बैंगलोर को भी कंसिडर करने के लिए मतलब लाइन में है और वो उन दोनों को भी कंसिडर अब करेगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में वैसे 190 इकोनॉमीज़ जो हैं पैरामीटर वो उसके अंदर आते हैं। बिज़नेस किस तरीके से वहाँ रेगुलेट होता है, उसको देखा जाता है और किन-किन पैरामीटर्स पे, तो 10 पैरामीटर्स के ऊपर, डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर ये सब सारा कुछ देखा जाता है। कौन-कौन से 10 हैं, ये लाइन से आप देख सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख सकते हो बिल्कुल। वैसे बता देता हूँ मैं क्रेडिट अवेलेबिलिटी, प्रॉपर्ली रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, फिर पेइंग ऑफ टैक्सेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनफोर्समेंट, रिज़ॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, स्टार्टिंग ऑफ अ बिज़नेस ये सारा कुछ आपका है, उसके अंतर्गत आता है। दिस टाइम 2 पैरामीटर्स मोर वर एडेड लेकिन वो कंसिडर नहीं किया गया। जैसे एम्प्लॉइंग वर्कर्स की आप जो किस तरह से आप हायर करते हो अपने संस्थान में, आपके पास क्या लेबर लॉज़ है वो सब और कॉन्ट्रैक्टिंग विद गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेने में आपको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसे जेम और भी 3-4 जो पोर्टल जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, उसके थ्रू जो है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग भी जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गई थी। तो जिस वजह से लेकिन ये चीज़ को उसमें माना नहीं गया तो हमारा ये वैसे अगर डेवलप हो गया तो हो सकता है फ्यूचर में वो उसको भी कंसिडर करने लग जाएँ तो हमारे पास पहले से ही वो चीज़ ठीक है।
इसकी रैंकिंग किस बेसिस पे होती है? तो डिस्टेंस टू फ्रंटियर बेसिस पे होती है। इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस मतलब हाँ, कोई एक बी कंपनी कंट्री, ठीक है? और फ्रंटियर मतलब जो सबसे नंबर 1 पे है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी न्यूज़ीलैंड नंबर 1 पे है और कोई एक जैसे हमारा जो कंट्री है उसको 75 नंबर आता है, ठीक है? 100 में मान लीजिए न्यूज़ीलैंड को 100 मार्क्स आया है, हमारा कंट्री को अगर 75 नंबर आता है, तो मतलब हम 25 नंबर फ्रंटियर कंपनी से डिस्टेंस पे हैं। ये फ़ॉर्मूला इसका तरीका है, डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर, ठीक है? अब नेक्स्ट है क्या हम लोग आर्टिकल के ऊपर आते हैं जो इसकी वजह से हमने ये मतलब समझा इतना टाइम लगा है। तो ये कहते हैं आर्टिकल में कि हमें अभी अपना जितने भी पोर्ट इकोसिस्टम है वो काफ़ी आउटडेटेड है। अगर हमें चाइना ये सब से कम्पीट करना है वर्ल्ड मार्केट में जो है तो इसमें बहुत सारा अभी थोड़ा बहुत गैप बाकी है। उन सब चीज़ को हमें थोड़ा-सा ठीक करना है। इंडिया 2000 अप्रैल 2020 में जो है कि कॉन्ट्रैक्ट इसका जो पोर्ट एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है तो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर गया आपका 60%। पिछले साल 2019 में अप्रैल के टाइम पे 60% ज़्यादा था। तो अभी जो 37% फॉल हुआ है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए वो जवाहर नेहरू पोर्ट के अंतर्गत ही हुआ है कि 37% सिर्फ जवाहर नेहरू पोर्ट में हो गया है और ये स्टीप डिक्लाइन देखा जा रहा है आपका। और इसका काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंस जो है कि असर पड़ेगा हमारे इकोनॉमी के ऊपर। तो इसको चेंज करने के लिए हमें एक काम करना पड़ सकता है कि हम अपने जो ट्रेडिंग जो एनवायरनमेंट है उसको फुल्ली डिजिटलाइज़ कर दें। कैसे? क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा-सा मौका भी है, तो आपका इंटरनेशनल मार्केट जो है वो थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल है, अभी थोड़ा-सा वो स्लो चल रहा है। तो जिस वजह से अभी अगर हम कर देते हैं तो सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक ये सब सारा कुछ को डिजिटलाइज़ तो हम लोग का जो आगे फ्यूचर में जो है कि हम लोग का ज़्यादा कुछ मतलब चीज़ें जो हैं इम्यून रहेंगी हमारी, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होगी। क्योंकि हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस करा था कि हमारे देश में अगर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ये सब में ना मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है 3 मतलब 6-7 दिन ऐसे टाइम लग जाते हैं और इम्पोर्ट करने में तो और ज़्यादा टाइम लगता है, एक्सपोर्ट करने में थोड़ा-सा कम लगता है। तो ये अगर आप देखिए यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में देखिए तो जैसे इटली में 1 दिन में ही सारा कुछ है, चाहे इम्पोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, 24 घंटे के अंदर सारा पेपर वर्क हो जाता है। तो हमारी कंट्री में ये सब क्यों नहीं होता? दूसरे 1-2 कारण है इसके, पहला कारण तो ये है कि ज्योग्राफी इटली का बहुत छोटा-सा है। हमारा बहुत छोटा-सा एक स्टेट के बराबर ही है इटली। ले उस तो वहाँ पे लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स भी नहीं होते होंगे। मान लीजिए एक छोर से दूसरे छोर जाने में उसको 24 घंटा ही लगता होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो मतलब दिल्ली से अगर बिहार जाना है तो उसमें ही आपको 24 घंटे लग जाएँगे। मतलब बिहार नहीं तो मान लीजिए झारखंड जाना है तो उसमें 24 घंटे लग जाएँगे। ट्रेन से उतना टाइम लग जाता है तो और बस और ट्रक से तो और भी ज़्यादा क्योंकि जाम-वाम कुछ ऐसा लग गया तो। तो ये सब सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं हमारे पास लेकिन फिर भी जो हम लोग ठीक कर सकते हैं, वो ठीक करना चाहिए। पिछले साल जो ऐसा बताते हैं एडिटोरियल में कि पिछले साल गवर्नमेंट ने क्या-क्या ठीक करा है 4-5 चीज़ें। जैसे ई-संचित एक पोर्टल मतलब ई-पोर्टल उसने चालू करा था जिसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट जो है वो ऑटोमैटिकली जो है आ जाता था बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के और तो ये थोड़ा-सा पेपर वर्क जो है कम हुआ। फिर पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम एक इंस्टॉल किया गया इंडिया की तरफ से जिसमें कि हम लोग इंटीग्रेट किए मरीन ट्रेड रिलेटेड जितने भी जो स्टेक होल्डर्स थे उन सबको एक प्लेटफ़ॉर्म के अंदर लेकर के आके और अ इंटीग्रेट करके और उनको एक 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 साँचे में ढाल करके और उसको सिस्टम के अंदर इंड्यूस किए और फिर सिंगल विंडो इंटरफ़ेस सिस्टम है, जिसके अंदर एक ही खिड़की से आपका जो है कि जो भी आपको सामान लेना है मतलब 10 जगह ऑफ़िस नहीं जाने की ज़रूरत है। फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफ़िकेशन सिस्टम और डायरेक्ट पोर्ट एंट्री, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी सिस्टम हम लोग लेकर के आए थे। तो ये से जो है हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, वो थोड़ा-सा बढ़ा था और हम लोग रैंक 68 करके आए थे। लेकिन अभी कुछ और थोड़ा-सा गैप बाकी है जिसको हमें फ़िल करने की ज़रूरत है। क्या-क्या गैप है? स्टैंडर्डाइज़ेशन एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस जो है किसी भी पोर्ट में वो अभी भी हमारा आउटडेटेड है और इस चीज़ को हमें अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जितनी भी जो लिंकेज हैं बिटवीन मल्टीपल सिस्टम्स जैसे कि 8-10 जैसे सिस्टम इन्होंने नाम बताया है कि वो सब सारा कुछ के बीच में जो लिंक है उनको हमें फिल अप करना पड़ेगा और जो डीले है जो अभी पेपर वर्क हम लोग का चलता है सारा कुछ उसमें सब हार्ड कॉपी बहुत कुछ चलता है तो उस चीज़ से अभी पेपर वर्क से पेपरलेस जाने में जो डीले हो रहा है उसके वजह से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है शॉर्टकमिंग जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर आ रही है। इनको कैसे फिल मतलब हटा सकते हैं जैसे कि
अब सेकंड हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि कनेक्टिविटी जो है हम एक-दूसरे को में बढ़ा सकते हैं, जो एक-दूसरे मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मान लीजिए कोई उधर से डिलीवरी लेकर के आया है, वो उधर से मान लीजिए ड्राइवर लेकर के आया या फिर कोई आया, तो फिर उ उसके 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 एवज़ में कोई और दूसरा काम करे, उसके लिए पेपर वर्क नहीं, उसको मोबाइल से या फिर डिजिटली उसका कुछ काम हो जाए, जैसे जो ट्रक ड्राइवर का जो मालिक है, वो ये सब कुछ काम करे। तो इससे क्या है कनेक्टिविटी जो है आपस के स्टेक होल्डर्स में बढ़ेगी। थर्ड जो इश्यूज़ हैं, जितने भी जो ट्रेनिंग करनी है और ये सब जितने भी जो आपके स्टाफ जो हैं, उनको जैसे पुराने स्टाफ्स तो बिना अगर कंप्यूटर नहीं भी आता है, तो भी उनको जो है कि सिलेक्शन हो गया है उनका और वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो अब उनको आप हटा तो नहीं सकते हो क्योंकि उनको कंप्यूटर नहीं आता है। तो उनको आप ट्रेनिंग दीजिए, उनको एनरोल कीजिए, तो फिर क्या है कि आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में आने के बाद आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में आप आओगे, तो उसका यूटिलाइज़ेशन आप 100% उठा पाओगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो आ तो जाते हैं लेकिन फिर क्या है कि वो इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो टोटल हमारे पास 8-10 स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको लॉजिस्टिक के अंदर एक इकोसिस्टम के अंदर डिजिटलाइज़ करके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किस प्रकार से लाना है, वो भारत सरकार को देखना पड़ेगा और प्रेज़ेंट जो क्राइसिस है, वो कभी भी चेंज हो सकता है और जो जो आपके एटीट्यूड है जितने भी स्टेक होल्डर्स का, उनको मेंटेन करने के लिए आपको बिल्कुल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ये सब जो है अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा एक मौका है हमारे इंडिया में कि अभी वर्ल्ड में जो उतने ज़्यादा मतलब ये नहीं हो रहा है, क्या कहते हैं उसको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ये सब ट्रेड नहीं हो रहा है। तो उस वजह से इस टाइम पे अगर इंडिया एक परमानेंट रोड मैप बनाता है कि किस प्रकार से ये सारे जो गैप्स हैं, जो हाइलाइटेड किए गए हैं इस एडिटोरियल में, उनको अगर ये फुलफ़िल कर पाए, पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम को किस तरीके से स्ट्रीमलाइन कर पाए, तो जो इंडिया है उसका एक काफ़ी बड़ा एक इकोसिस्टम जो है इंडियन ट्रेडिंग इकोसिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो पाएगा और इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो रैंकिंग हमारी 50 से और अंदर आ पाएगी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो अभी एक गोल लेकर चल रहा है कि हमें अंडर 50 लेकर के जाना है। तो ये था हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वॉश मतलब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कि अभी सरकारी स्कूल जब खुलने वाला है अभी, तो उससे पहले फाइनेंशियल कमीशन के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, क्या-क्या उनका आपको चाहिए, क्या-क्या रुकावटें हैं। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें वॉश सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें पर स्कूल जो है लाख रुपया करीब खर्चा आएगा। तो वॉश सिस्टम क्या होता है और वहाँ पे फॉलो भी किया जाएगा वॉश सिस्टम। तो वॉश सिस्टम होता क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा देख लें। वॉश सिस्टम एक्चुअली यूनिसेफ के द्वारा जो है आउटलाइन किया गया था कि इसके अंदर हाथ धोना और ये सब सारा कुछ का एक प्रोसेस है कि जैसे आपने भी टीवी में देखा होगा कि हाथ को धोने का मतलब एक तरीका दिखाते हैं वो जो बहुत सारे पुलिसमैन भी उसको डांस करके और ट्विटर पे दिखा रहे थे कि किस प्रकार से पीछे हाथ रगड़ना है, नाखून को रगड़ना है। तो ये एक तरीका है वॉश सिस्टम का और उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और नर्सेस को जो भी लोग आंगनबाड़ी ये सब लोग हैं वो लोग सबको। तो इश्यू क्या है लैक ऑफ वॉश के लिए तो लैक ऑफ वॉश इसलिए है क्योंकि फैसिलिटीज़ जो है हमारे पास उतनी ज़्यादा नहीं है और जो पोटेंशियल है आपका वर्कर्स का इन्फेक्शन रोकने के लिए वो इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इसके वजह से क्या होता है कि एफ़र्ट्स इम्प्रूव करने के लिए मैटरनल हेल्थ, नियोनेटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ केयर ये सब सारा कुछ अंडरमाइन हो जाता है। इनको हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो लैक ऑफ वॉश फैसिलिटीज़ जो है उनको हमें थोड़ा ठीक करना पड़ेगा क्योंकि इस ये अगर जब तक हम लोग ठीक नहीं करेंगे तब तक अननेसेसरी जो एंटीबॉडीज़ है, एंटी माइक्रोबियल है, उनको स्प्रेड होने के लिए बिना किसी रेजिस्टेंस के वो स्प्रेड होते जाएँगे और हमारा सारा जो प्रयास है वो विफल हो जाएगा। इंग्रीडिएंट्स क्या-क्या चाहिए हमें वॉश सिस्टम के लिए ये एक आपका इन्फोग्राफिक्स है, ये आपको शॉर्टकट मतलब याद रखने के लिए आसानी हो जाएगा ये चीज़ आप इसको देख सकते हो। तो एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ सिटीज़न होगा मतलब किस तरीके से हम उसको अवेयरनेस फैला सकते हैं आपस में जेंडर एंड सोशल इंक्लूज़न की मतलब सिर्फ़ मेन ही नहीं बहुत सारे ऐसे में जैसे प्रीनेटल केयर में आपकी आंगनवाड़ी और आया ये लोग सब इन्वॉल्वड होती हैं तो उनको भी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। हर किसी को सिर्फ़ मेल नहीं जेंडर मेल, फीमेल, बच्चे, बूढ़े सबको देने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की किस प्रकार से आपके जैसे अभी फ़िलहाल ऐसा हो ही रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ये सब सारा लोग जो है कि वो लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं ये सब सारा कुछ में। और अगर बाय चांस किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो किस प्रकार से उनको फैसिलिटीज़ अवेल करवाने के लिए आपके इंस्टीट्यूशन वहाँ पे अवेलेबल हों और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट लीडरशिप चाहिए हमें और
दूसरा मॉनिटरिंग भी चाहिए। मॉनिटरिंग अगर जैसे कंटिन्यूअस नहीं होगा तो अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है। तो जिस वजह से एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म चाहिए, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस लीडरशिप चाहिए, स्ट्रैटेजिक प्लान चाहिए इन सब चीज़ के लिए और सबसे महत्वपूर्ण फ़ाइनेंस चाहिए। फ़ाइनेंसिंग अगर आपके पास नहीं रहा तो फिर उसके लिए तो मतलब ये सारा कुछ करने के लिए अभी फ़िलहाल इंडिया उतना ज़्यादा समर्थ नहीं है। तो ये सब सारा कुछ अगर होगा तो अचीवमेंट हो जाता है हमारा एसडीजी प्लान 6 का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गो प्लान 6। आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दूसरी बार पढ़ रहे हैं। पहली बार कहाँ पढ़े हैं? अगर आपको याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं देखूँ कि जो बता रहा हूँ आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं। खैर सुनता ही कितना है 4-5 लोग तो सुनते ही हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं। व्हाट मेजर्स आर नीडेड फॉर बेटर रीच ऑफ वॉश? तो अगर हम लोग वॉश को और भी ज़्यादा फैलाना चाहते हैं तो क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं? कि इन डेप्थ असेसमेंट करना चाहिए हमें कि नेशनल स्टैंडर्ड जो है अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म जो है वो ठीक ढंग से हमारा हुआ है कि नहीं? अक्रॉस द रीजन और वर्ल्ड जितने भी सब जगह है वो लोग सब लैक ऑफ क्वालिटी बेसलाइन डाटा के वजह से ही ये सब अथॉरिटीज़ जो है वो अपना प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाते हैं और उसकी वजह से वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। हमें इंडिया में ये चीज़ नहीं करना चाहिए, हमें एक नेशनल रोड मैप बनाना चाहिए ताकि हम जो वॉश सर्विस है उसको इम्प्रूव कर सकें। हेल्थ अथॉरिटीज़ को और भी अच्छे तरीके से हमें क्लियर और मेज़रेबल बेंचमार्क सेट करवाना चाहिए कि आप लोग किस प्रकार से इतना इम्प्रूव किए हो और भी आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। किस प्रकार से हम इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं कि आप ये सब काम कीजिए तो आपको ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब इम्प्रूवमेंट और अपग्रेडेशन आपको मिलेगा। तो इस सब चीज़ से जो आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी लोग हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उन सब के इंक्रीज़्ड एंगेजमेंट से जो है हम एक कल्चर ऑफ क्लीनलीनेस हम लोग का आएगा और इससे जो है सेफ्टी इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उभर कर हमारे पास आएगी। इनके साथ-साथ जो है इन्फॉर्मेशन कैंपेन भी चलाने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से वॉश के थ्रू और इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोसीड्यूर आईपीसी, ये भी उसी से मिलता-जुलता एक एक प्रोसीड्योर है कि जैसे हेल्थ केयर लोग को बताया जाता है ये चीज़, मिडवाइफ़्स को और नर्स को बताया जाता है ये चीज़, डॉक्टर्स को भी बताया जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, किस प्रकार से आप आईपीसी जो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल जैसे कि नीडल को दोबारा यूज़ नहीं करना, ये सब सारा कुछ स्टेरिलाइज़ करके सब कुछ यूज़ करना, न्यूबॉर्न बेबी को किस प्रकार से उसके प्लेसेंटा को काट करके निकालना। तो ये सारा कुछ जो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोसीड्योर है, ये आपको मिडवाइफ़्स को दिया जाता है, नर्सेस को, डॉक्टर को, सबको दिया जाता है। तो मिडवाइफ़्स क्या होती है? वो मिडवाइफ़्स का एक हमने वोकैब में भी आपको डेफ़िनिशन लिख कर के दिया है। वैसे मैं बता देता हूँ, उसमें क्या होता है कि जो आया टाइप से जो होती हैं, जो कि सिर्फ़ जो प्रेग्नेंट वुमेन जो वुमेन और उनके बच्चे को जो देख-रेख करती हैं, वो होती हैं मिडवाइफ़्स। मतलब नर्सेस आर समथिंग एल्स, नर्सेस जो होती हैं, वो आपके ऑपरेशंस और ये सब कुछ में भी वो हेल्प करती हैं। लेकिन जो मिडवाइफ़्स होती हैं, वो बेसिकली वो प्रेगनेंसी, नेटल प्रीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर ये सब में ज़्यादा वो उनका हाथ होता है। तो इन सब चीज़ों से और फिर पर्सनलाइज़िंग हेल्थ केयर एडवाइस कि आप डॉक्टर्स जो हैं वो भी इस चीज़ को और बाकी के अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी इस चीज़ को इंश्योर करवाएँ कि डाटा कलेक्शन जो है प्रॉपर वॉश इंडिकेटर के साथ रूटीन बेसिस पे कलेक्ट किया जा रहा है सब जगह से और इस पर इनोवेशन जो है डॉक्यूमेंटिंग में और या फिर पॉलिसीज़ को लिंक करने में, उनकी आउटकम को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में, इफ़ेक्टिव बनाने में, ये सब चीज़ में हमारा अथॉरिटीज़ के सशक्त होना और स्ट्रेंथन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इंश्योर कर पाएँ हम लोग कि एक प्राइमरी केयर हेल्थ केयर लेवल पे आपका जो फैसिलिटीज़ और ये सब वॉश सर्विसेज़ जो है वो काफ़ी अच्छा उभर कर के आ रहा है और डब्ल्यूएचओ की वर्किंग मेंबर स्टेट्स जो हैं हम लोग उसके रिगार्ड से भी ये हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण एक ज़िम्मेवारी बनता है कि की पार्टनर क्योंकि हम लोग जो है कि काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, तो उस वजह से हम लोग काफ़ी की पार्टनर है डब्ल्यूएचओ के और अब तो डब्ल्यूएचओ में हमारे यहाँ इंडिया से लोग भी वहाँ चेयरपर्सन बन चुके हैं। तो अब नेक्स्ट ये जो आर्टिकल जिसकी वजह से हमने ये पढ़ा तो उसमें उससे पहले ये मतलब अभी आरटी-पीसीआर बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में यूज़ हो रहा है। इससे पहले हम लोग करते थे एंटीबॉडी टेस्ट करते थे कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए कि जिसको कोविड-19 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके ब्लड सैंपल्स लेकर के उसके एंटीबॉडीज़ को चेक करते थे। अगर उसके अंदर सैंपल पाया जाता था, तो फिर हम बताते थे कि अच्छा ये कोविड-19 प्लस पॉजिटिव है। तो एंटीबॉडीज़ में डीएनए चेक होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी नोज़ के अंदर से वो लोग जो है या फिर आपके गले के कंठ के पास से वो सैंपल ले लेते हैं और वो बहुत विदिन
2-3 आवर्स जो है कि वो बता देते हैं कि अच्छा ये इसको पॉज़िटिव है या फिर नेगेटिव है। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। पूरे आर्टिकल को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें से मैं जो पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं निकाला हूँ। जैसे कि क्या होता है ये आरटी-पीसीआर क्यों इतना जल्दी बता देता है? तो डीएनए में जैसे होता है कि डीएनए से आरएनए हम लोग निकाल सकते थे। तो अभी जो बॉडी के जो जो टिश्यूज़ हैं उनको जैसे जैसे कफ का है वो सब आरएनए के अंदर, तो उसमें से आरएनए क्या करता है, आरएनए के अंदर से थोड़ा-सा डीएनए निकालता है और वो काफ़ी माइन्यूट डीएनए होता है। तो उसको क्या करते हैं ये लोग कि एम्प्लीफाई कर देते हैं उसको। तो एम्प्लीफाई कर देते जैसे कि मान लीजिए कोई आप अगर अगर वीडियो एडिटिंग किए होंगे तो उसमें क्या होता है कि या फिर मोबाइल में अगर आप देखिए, मोबाइल में अगर कोई पिक्चर देखते हो आप, पिक्चर देखते हो मोबाइल में इमेज है उसको आपको ज़ूम करके देखना है कि इस जगह पे क्या है। तो आप दोनों उँगली से उसको वैसे स्ट्रेच करते हो ना, तो वो एम्प्लीफिकेशन ही एक तरह से वो भी एम्प्लीफाई ही हो रहा है। तो एम्प्लीफिकेशन इसका करते हैं डीएनए आरएनए को का छोटा-सा आरएनए के अंदर से डीएनए निकलता है और उस छोटे से डीएनए को जो है एम्प्लीफाई करके ये लोग देखते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि इसके अंदर जो है कोई ऐसा एंटीबॉडी है कि नहीं है। जो कि कोरोना पॉजिटिव के अंदर होना चाहिए। तो वो चीज़ इनका ये पता चलता है। ये आप ऊपर में देख सकते हो ए में कैसे सैंपल लिया जाता है। आप न्यूज़ में भी देखे होंगे इस टाइप को। तो इसके ऊपर जो आर्टिकल है वो आर्टिकल में ये कहते हैं कि ये टू स्वॉर्ड्स ये टू ब्लेड स्वॉर्ड है, मतलब दो धारी तलवार है। इसके फ़ायदे तो हैं लेकिन इसके घाटे भी हैं। घाटे ये हैं कि आप देखिए अगर किसी का सैंपल लेते हैं और वो इतना छोटा-सा सैंपल होता है थोड़ा-सा और उसी लैब के अंदर आपका बहुत सारे और भी सैंपल्स हैं। तो आप अगर किसी छोटा से छोटा भी अगर अगर कोई पार्ट अगर उसमें चला गया ना किसी इन्फेक्टेड आदमी का, तो वो जब एम्प्लीफाई होगा तो वो काफ़ी बड़ा दिखेगा। तो जिस वजह से जिसको नहीं भी है कोरोना, वो भी कोरोना पॉज़िटिव कहलाने लग जाएगा और बेचारे को क्वारंटाइन जाना होगा और वहाँ उसका पूरा वो ट्रीटमेंट वो सारा कुछ एक 14-15 दिन का जो भी आपको उसे चलेगा। तो ये इसके थोड़े से प्रॉब्लमैटिक हैं स्टेप्स जिसकी वजह से थोड़ा सशक्त रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कंट्रोल नॉट डिलीट ऑन चाइना ऐप बैन। ये इसमें उतना ज़्यादा कुछ नहीं आपको देखना है, इसमें यही देखना है कि टिकटॉक को अभी बैन कर दिया गया था, उसके इंक्लूडिंग यूसी ब्राउज़र, शेयरइट ये सारा कुछ को बैन कर दिया है। टोटल 59 वाइडली यूजिंग ऐप्स था। जिसमें से कि 56 उतना ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं था, लेकिन 3-4 जो थे जैसे टिकटॉक इंक्लूडिंग इनके तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। जैसे कि टिकटॉक के 100 मिलियन एक्टिव यूज़र्स पर मंथ थे और इनका ओरिजिन हुआ था चाइना में। जैसा मैंने एक वीडियो बनाया भी था, आपने देखा होगा उसको, हमारे चैनल पे है कि उसमें वो आप ज़रूर देखना अगर नहीं भी देखे हो तो। लिंक मैंने आपको ऊपर ये दे दिया है, तो आप ऊपर से इसको क्लिक करके देख लो। उसमें क्या है, उसमें मैंने पूरा जो जो आर्टिकल है, जो यूज़ हुआ है, वो आर्टिकल का बैकग्राउंड क्या है, वो सब कुछ डिस्कस किया है। तो वो आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ऊपर-ऊपर से लिखा हुआ है कि इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बताया कि ये जो इन इन सारे ऐप्स के जो नेचर थे वो थ्रेट काफ़ी ज़्यादा था हमारे इंडियन इंटीग्रिटी में, सोवरेनिटी पे और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट में, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने में। क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कल को कि अगर वॉर होता है तो हमारे यहाँ से बहुत सारा डाटा मोबाइल के अंदर से निकाल करके चाइना अपने मतलब से यूज़ कर सकता था या फिर कोई प्रोपेगेंडा वीडियो चला देता मान लीजिए टिकटॉक के ऊपर प्रोपेगेंडा वीडियो, जिससे कि हमारे देश के अंदर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है, मतलब लोग डरे सहमे हो जाते। आर्मी मैन का जो है उनके घर वालों के लिए ऐसे ऐसे मैसेज आ जाता, वीडियो आता, जिससे कि वो डर जाते या फिर वहाँ पे अगर वो कोई फ़ोन पे बात करते तो आर्मी मैन जो वहाँ पे जो लड़ रहे हैं सोल्जर्स उनको हताश हो जाते वो काफ़ी ज़्यादा। तो ये सब सारा कुछ वॉरफेयर जो है फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वो खेल सकते थे, जिस वजह से जो है हम लोग उस चीज़ को बैन कर दिया। लेकिन चाइना क्या कहता है कि ये जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के खिलाफ है, जो आप लोग ऐसे अबसर्ड बिना किसी नोटिस के आप इस प्रकार से आप हम लोग को बैन कर दी। तो अभी इस टाइम पे देखिए ये क्या बोलते हैं राइटर कि गवर्नमेंट माइट हैव डन राइट थिंग बट फॉर द रॉन्ग रीज़न। मतलब अभी चूँकि अभी इस टाइम पे लद्दाख में वहाँ पे टेंशन चल रहा है, हमारा बायलैटरल टॉक्स भी चल रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है हम लोग, यह हल्ला भी है कि भाई इंडिया और चाइना का जो है कि वो झड़प चल रहा है। तो जिस वजह से अभी एलिगेशन जो है हमारे इंडिया के ऊपर आ सकता है कि आप ये तो रीज़न्स दे रहे हो लेकिन ये पहले से आपके पास ऐप थे, लेकिन पहले से आप एक्शन क्यों नहीं लिए? आप इसके दूसरे भी तो कुछ-कुछ कर सकते थे कि जैसे उनको बोल सकते थे इतना टाइम पीरियड में आप अपना वहाँ से सिक्योरिटी जो है हमारे इंडिया के अंदर ही लेकर के आओ और डाटा चेक जो है, कोई सा भी डाटा जो है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सब भी आप कर सकते थे, लेकिन आप लोग ऐसा कुछ नहीं किए और जिस वजह से अभी ये जो
मतलब ऐसा मतलब वैसे तो केस स्ट्रॉन्ग है इंडिया का, लेकिन ये प्राइवेसी कंसर्न वाला थोड़ा-सा मतलब बात हो सकता है। तो जिस वजह से इंडिया ने उनको कि 48 आवर्स दिया है कि आप दिखाइए कि आप क्या कर सकते हो और अगर आप हमारे डाटा को सिक्योर करवा सकते हो और फ्यूचर में हमारे कोई डाटा थेफ्ट नहीं होता है, तो हम सोचेंगे कि आपको वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। दूसरा ये कि ये भी सजेस्ट करते हैं राइटर कि अभी फ़िलहाल तो बहुत सारे मतलब पहले से हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं इस सब में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेनोवो, हुआई एमआई और पता नहीं ज़ियोमी बहुत सारे जो है डिवाइसेस इंडिया वाले यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आगे जब 5G ट्रायल्स शुरू हो गए हैं अभी और 5G नेटवर्क्स जो हैं वो अभी आने वाले हैं और सब कुछ हम लोग का जो नया सिरे से सब कुछ चालू होने वाला है, उसके अंदर चाइना जो है अपना अंदर वो घुस ना पाएँ, ये चीज़ को आपको ज़्यादा मतलब ध्यान देना है और किसी भी प्रकार के आगे नेक्स्ट जितने भी आपके मतलब इकोनॉमिकल या फिर ऐप्स और या फिर जो भी आपके सोशल मीडिया या फिर जो भी आपके डिजिटल चैनल्स के थ्रू चाइना इन्वॉल्व्ड होता है, उनको बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली आपको मतलब सेंसिटिव उसके प्रति रहने का ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका सेंटर फॉर टू फोकस ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये हमारा तीसरा आर्टिकल है आई थिंक पिछले 10 दिन के अंदर में, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहा है। गवर्नमेंट सीरियसली सोच रही है और इस बार हो सकता है कि आपको जीएस 1 में जीएस 2 में ई गवर्नेंस के ऊपर में ये चीज़ आपका टॉपिक आ भी जाए। कोई मतलब कोई ठिकाना नहीं है, बिल्कुल आ सकता है क्योंकि पैंडेमिक की वजह से जितने भी जो आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, वो सब अधिकांश स्कूल्स जो हैं वो ई एजुकेशन के ऊपर जो है वो घूम चुके हैं और अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ऐसे लैपटॉप, टैबलेट्स जो है वो भी प्रोवाइड करवाएँगे 40% स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को और आईसीटी फैसिलिटीज़ जिसके बारे में हमने कल डिस्कस करा था अपने एडिटोरियल में कि गवर्नमेंट स्कूल में आईसीटी फैसिलिटीज़ जो स्टार एक जो स्कीम है उसके थ्रू आईसीटी फैसिलिटीज़ दिलवाया जाएगा जिसमें कि डाटा कलेक्शन किया जाएगा, आउटपुट जो है वो लिया जाएगा हर एक स्टूडेंट का कि वो किस क्षेत्र में कैसा मतलब कैसा कर रहा है ताकि आगे उसको एज़ वर्किंग इंडिविजुअल जो जॉब सेक्टर में उसको किस प्रकार से जोड़ा जाए, उसके लिए कितना आउटकम उसमें नहीं है अभी कितना वो मतलब उतना ज़्यादा प्रोफिशिएंट वो है कि नहीं है, वो सब देखने के लिए हम लोग आईसीटी फैसिलिटी यूज़ करेंगे। तो उसके लिए ऑब्वियस था चूँकि ये डिजिटल है, तो उसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का होना ज़रूरी है। तो अभी आगे हमारी भारत सरकार से ऐसा सोच रही है कि 40% से ज़्यादा स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको लैपटॉप या फिर टैबलेट जो है, वो वितरण किया जाएगा। अभी फिर उसके बाद फाइनेंशियल कमीशन को कल ऐसा एजुकेशन सिस्टम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, वो ऐसा बता रही थी कि बहुत सारे स्कूल्स जो हैं कि वो आपके क्वारंटाइन सेंटर्स और शेल्टर होम्स में जाके वो तब्दील हो चुके हैं। तो उन सब चीज़ को अभी फिर से वापस नॉर्मल बच्चों के लिए अवेलेबल करवाने के लिए हमें मास लेवल पे वो वॉश और सैनिटाइज़ेशन ये सारा कुछ करवाना पड़ेगा उन सब के अंदर में, जिसमें एक स्कूल के अंदर करीब-करीब 1 लाख रुपए खर्च होने के मतलब आशंका है और उसमें इंश्योर करवाएँ हम लोग बेसिक वाटर और सैनिटेशन, हाइजीन फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल है कि नहीं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है कि नहीं और अल्कोहल बेस्ड रब सैनिटाइज़र वहाँ अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सब सारा कुछ अवेलेबल करवाने के लिए, इंश्योर करवाने के लिए हमें खर्च काफ़ी ज़्यादा होगा, तो जिस वजह से फंड्स जो है 25,000 रुपए चाहिए हमें स्मॉल स्कूल के लिए जिसमें 100 से कम बच्चे हों या फिर 100 तक बच्चे हों और 1 लाख रुपए चाहिए 1000 से ज़्यादा बच्चे अगर कहीं पे पढ़ते हैं, तो उनके लिए 1000 रुपए चाहिए। दूसरा कि पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और लोकल लीडर्स को, टीचर्स को, इनको भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है, कम्युनिटी मोबिलाइज़ेशन की ज़रूरत है, ताकि जो है कि मतलब इन सबको भी मतलब अपने बच्चे को वो जो है कि वो भेज सकें स्कूल में और हम फिर से जो है वापस अपना स्टेटस को मेंटेन कर पाएँ। दूसरा कि टीचर्स को भी थोड़ा-सा मोटिवेट करने के लिए काउंसल करना ज़रूरी है, 1000 रुपीज़ पर टीचर को देना ज़रूरी है। ऐसा एनकरेज करने के लिए कि आप आइए नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए क्योंकि आप लोग मास्क लेकर के आएँगे, जो भी उनको जो खर्च होगा, तो सबके लिए 1000 रुपए पर टीचर देने का भी प्लान है इनका, ताकि जो स्टेटस को है फिर से वापस आ पाए। फिर बाकी सब नंबर्स हैं कि किस प्रकार से कितना हज़ार रुपए, कितना लाख रुपए इसमें खर्च होगा, क्या होगा, इतने करोड़ रुपए लगेंगे। तो ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना क्योंकि ये आगे चल के चेंज भी होंगे आपके नंबर्स। तो जिस वजह से ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये देख लीजिए कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो प्रपोज़ किया है करीब-करीब 2 लाख
2 लाख तीन तीन 2,306 करोड़ रुपए, ताकि ये डेवलपमेंट जो है वो डिजिटल डेवलपमेंट जो ट्रांसलेशन जो हम लोग का जो अभी लाना चाह रहे हैं हम लोग की टैबलेट मतलब हैंड कॉपी और ये सब सारा कुछ से एंगेज करके अब हम लोग टैबलेट और कंप्यूटर देने का सोच रहे हैं बच्चों को, तो उसमें इतना खर्च होगा। और भी बहुत बहुत सारा मतलब ये नंबर दिया हुआ है, तो इतना कॉस्ट जो है कि 15,000 के करीब-करीब लगेगा एक बच्चे को डिजिटल डिवाइस देने में। तो इसमें सेंटर और स्टेट का जो शेयर है वो करीब-करीब सेंटर 60% लेगा और स्टेट जो है 40% दिया जाएगा। और ये कौन प्रोवाइड करवाएगा? तो ये सारा कुछ जो है फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत सारा कुछ हो रहा है, तो आगे हो सकता है कि फाइनेंस कमीशन इन सब में इंटरवीन करके प्रोवाइड करवाए। वो कैप्स में आते हैं, तो सबसे पहले मिडवाइफ जो हमने अभी डिस्कस करा था कि मिडवाइफ वो होती हैं आया जो कि न्यूबॉर्न बेबी और मदर का स्पेशलाइजेशन उनका होता है कि उनको देख-रेख उनका चाइल्ड बर्थ के टाइम में उनका केयर करना उनका काम होता है। ऑटोमैजिकली ये क्या होता है तो ऑटोमैटिकली इन अ वे दैट सीम्स मैजिकल। इनके सेंटेंस मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिखो या फिर जो टेलीग्राम चैनल जिसके जिसके जिसमें आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे आपका मेंस का, तो उसमें आप इसके बारे में सेंटेंसेस जो है वो लिखो। क्योंकि ऐसे वर्ड्स अगर आपको पता होगा तो कल होके आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर लोगे। कि देखिए ये हमारा चैनल जो है वो इसलिए नहीं है कि आप जो है कि वो कंटिन्यू हमारा चैनल देखते रहो, मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए ये चैनल मैं पहले भी करता था, लेकिन उस टाइम पे मैंने इसलिए बंद किया था क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ चुके हैं। लेकिन अभी जब मैं देखता हूँ कि ऐसे 100 ऐसे चैनल हैं जिसके अंदर बायगॉट्री इतना कुछ चलता है। आप कोई-सा भी चैनल देखिए, कोई-सा भी सिर्फ़ मतलब द हिंदू मेरे सुन रहे हैं लेकिन कुछ और टॉपिक भी किसी और से पढ़ रहे हैं। आप उसको वो सुनने के बाद चेक कीजिए। बुक में जाकर चेक कीजिए, न्यूज़पेपर में जाके चेक कीजिए। एक बार मतलब रनिंग आइज़ से ही पढ़िए कि वो जो बंदा पढ़ाया है वो सही पढ़ाया है या गलत पढ़ाया है। मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं, उनके 50 मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन 40,000 50,000 लोग उनको देखते हैं। लेकिन किसी भी चैनल में मतलब बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं 3 मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कम है 2, 3, 4 ऐसे चैनल हैं जो कि जो सही चीज़ जो लिखा हुआ है बुक में वो चीज़ पढ़ा रहे हैं। नहीं तो बाकी लोग या तो सिर्फ़ ट्रांसलेशन कर रहे हैं और नहीं तो सिर्फ़ बायगॉट्री अपनी तरफ से कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी मतलब नहीं भी लिखा है वो भी बोल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल और ये बिल्कुल आपके भविष्य, आपके टाइम के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है। जिस वजह से मैंने अब ये सारा कुछ फिर से द हिंदू एटलीस्ट शुरू करा है। तो अब ठीक है, जितने लोग इससे फ़ायदा उठा पाएँगे उतना ठीक उठा पा रहे हैं, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है कि कम से कम आपको अपने तरफ से सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे ये नहीं कह रहा कि मेरे से गलती नहीं हो, मेरे से भी हो सकता है गलती हो, लेकिन ये चीज़ है कि मैं जानबूझ करके नहीं करूँगा ऐसा। लेकिन बहुत लोग हैं कि डेली ही पढ़ रहे हैं गलत, डेली ही ऐसा ही फ्री फंड में कर रहे हैं और वो एकदम यूज़्ड टू लिए हुए हैं, 50,000 60,000 लोग देख रहे हैं उनको, फिर भी वो ज़बरदस्ती का। ख़ैर, आते हैं हम लोग इसके ऊपर, तो ये 8 वर्ड हैं, आप इन सब वर्ड्स के मतलब देख कर के पीडीएफ डाउनलोड करके उनका सेंटेंस या तो आप ये यूट्यूब के चैनल के कमेंट सेक्शन में लिखिए और नहीं तो आप टेलीग्राम के उस वाले जो जिसका मैं लिंक दे दूँगा अभी आपके कमेंट सेक्शन में पिन करके, उस वाले लिंक से जाकर उस टेलीग्राम चैनल के उसमें लिखिए। ठीक है? थैंक यू।